हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई बार आपके एग्जाम में आने की संभावना ही है, क्योंकि आप सभी को पता है जो ईवीएस है इसका जो भी सिलेबस है वो आपके एनसीईआरटी से संबंधित है और एनसीईआरटी से ही आपके जो है ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से बाहर बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार 1 से 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर देखने को मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं सदाबहार टाइप के होते हैं, वो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्किप ना हो, आप जो है इनको देखते रहिए ताकि जो एग्जाम में पूछे जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाए। ये ना हो कि आप पहली बार देख रहे हो। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके सीटेट में ईवीएस में 30 में 30 नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि कम दूरी की यात्रा के लिए यातायात का कौन सा साधन अधिक उपयोगी है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कम दूरी की यात्रा के लिए अगर आपको कम से कम दूरी की यात्रा करनी हो तो यातायात का जो साधन होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा उपयोगी होता है। क्या वो सड़क मार्ग होता है, यानी कम दूरी के लिए क्या सड़क मार्ग सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, रेल होता है, या फिर यानी रेल मतलब रेल मार्ग होता है, या फिर वायु मार्ग यानी कि हेलीकॉप्टर या जो है एरोप्लेन होता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज ये सब चीज़ें होती है, या फिर रेल मार्ग में आपका जो है मेट्रो हो गया, या फिर आपका रेलगाड़ी हो गया, या फिर सड़क में जैसे आम होता है सड़क जिसमें जो है आप साइकिल से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, 4 व्हीलर से भी जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या होता है, कम दूरी, अगर आपको कम से कम दूरी जाना है और यातायात का कोई भी साधन लेना है तो कौन सा इसमें आपके लिए सबसे उपयोगी रहेगा। क्या वो सड़क मार्ग रहेगा, या फिर जो है रेल रहेगा, या फिर वायु रहेगा। तो ये कौन सा रहेगा आप सभी को पता है, वो रहेगा सड़क। ठीक है, सड़क मार्ग से जाएंगे तो कम दूरी के लिए आप सड़क को ही चुनेंगे, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। रेल तो होगा नहीं, वायु भी नहीं होगा, तो सिर्फ आपका ए होगा, यानी कि सिर्फ सड़क मार्ग होगा। तो सिर्फ ए यानी कि केवल ए आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सबसे लंबी सड़क शेरशाह सूरी मार्ग जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है, यह किन 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बनता है। आप सभी को पता है जो ये ग्रैंड ट्रंक जिसको कहते हैं, नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं, अगर इंग्लिश में बात करें नेशनल हाईवे कहते हैं, हिंदी में बात करें तो ग्रैंड ट्रंक कहते हैं, और या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, या फिर शेरशाह सूरी मार्ग भी इसको कहते हैं। तो कई नाम है। सबसे लंबी सड़क जो है वो शेरशाह सूरी मार्ग जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आपको राष्ट्रीय राजमार्ग भी कह सकते हैं। यह किन 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बनता है। क्या वो NH1 और NH3 को मिलाकर बनता है, यानी नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 3 को मिलाकर क्या बनता है, कौन सा शेरशाह सूरी मार्ग, या फिर नेशनल हाईवे 2 और नेशनल हाईवे 3 को मिलाकर, या फिर नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को मिलाकर। तो जो ये सबसे लंबी सड़क है जिसको शेरशाह सूरी मार्ग या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, ये किन 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बनता है, तो वो बनता है आपका NH यानी कि नेशनल हाईवे 1 और NH2 यानी कि नेशनल हाईवे 2, इन दोनों को मिलाकर आपका जो है शेरशाह सूरी मार्ग जिसको सबसे लंबी सड़क कहते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। NH यानी नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को मिलाकर ये 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 ये 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, जिनको मिलाकर जो है एक सबसे लंबी सड़क बनती है जिसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग आपको देखने हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे होता है राष्ट्रीय नेशनल होता है राजमार्ग आपका हो गया, हाईवे हो गया। ठीक है, तो NH हो गया, ये NH 1 हो गया और NH2, इन दोनों को मिलाकर जो है शेरशाह सूरी मार्ग बनता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिमालय पर्वत में स्थित कौन सा राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। हिमालय पर्वत में स्थित कौन सा ऐसा राजमार्ग है जो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक, कौन से सड़क मार्गों में से एक है। क्या वो जम्मू कटरा राजमार्ग है, यानी जम्मू से कटरा का जो राजमार्ग है क्या वो है,
या फिर जो है मनाली लेह राजमार्ग है, या फिर उधमपुर कटरा राजमार्ग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय पर्वत में जो स्थित है वो कौन सा ऐसा राजमार्ग है जो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है? तो वो कौन है? वो है आपका मनाली लेह मार्ग। मनाली लेह मार्ग जो है ये कहाँ पे है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये है हिमालय पर्वत में, मनाली के नाम से समझ सकते हैं, ये हिमालय पर्वत पे है। ठीक है, ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्गों में से एक है। इस चीज को ध्यान रखना है, कौन सा है? मनाली लेह राजमार्ग है। मनाली से आप समझ सकते हैं कि हिमालय पर्वत पे है, तो मनाली लेह राजमार्ग जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्गों में से एक है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। माउंटेनियरिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका जो है ये क्वेश्चन पूछा जाए या फिर दूसरे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का चयन कीजिए। ग्रुप लीडर की जो जिम्मेदारियां होती है उनको चयन करना है। यानी जब आप जो है जो आपका माउंट एवरेस्ट होता है उस पर अगर चढ़ाई करते हैं या कोई भी चढ़ाई करता है तो उसमें एक ग्रुप लीडर होता है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं ये आपको बताना, क्योंकि आप अकेले तो जाएंगे नहीं, आपके साथ में कई सदस्य हो सकते हैं, आप किसी को लेके जाएंगे, उसमें कोई एक ग्रुप लीडर होगा जिसको आप सभी को या फिर अन्य जो सदस्य होते हैं उनको फॉलो करना होता है। तो क्या क्या जिम्मेदारियां होती है ग्रुप लीडर की माउंटेनियरिंग करते समय, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते समय, वो यहाँ पे बताना है। ये जो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, पहला दिया है इसमें, पहला दिया है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। बिल्कुल सही, ग्रुप लीडर का ही मतलब होता है जो अन्य सदस्य हैं अगर उनका कोई भी सामान है भारी है तो उनका उठाने में मदद करना, पहला सही है। दूसरा दिया है कि पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे उनका अनुसरण करे। ये जरूरी नहीं, आप अगर ग्रुप लीडर हैं तो आप नेता नहीं है कि आप आगे आगे चलेंगे सारे लोग पीछे चलेंगे आपको फॉलो करेंगे, तो ये गलत है। ग्रुप लीडर का मतलब ये नहीं होता कि आप ग्रुप के आगे ही चलेंगे और सभी लोग आपको देख के चलेंगे, तो ये गलत है। तीसरा है कि जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। ऐसा भी ग्रुप लीडर नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई ऐसा होगा ही नहीं जो कि चल ना पाए तो उसको आप रुकने के लिए वहां कर देंगे, क्योंकि वहां रुकने का मतलब है कि कुछ तो वहां पर रहेगा नहीं, तो ऐसा भी एक ग्रुप लीडर नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर दिया हुआ है इसमें कि साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने की व्यवस्था करना। बिल्कुल सही, अगर आपके ग्रुप में मान लीजिए कि 7 से 8 लोग हैं, ठीक है, आप ग्रुप लीडर हैं, तो सबसे जो अहम जिम्मेदारी होती है वो सबसे पहले, वैसे तो सभी की होती है क्योंकि सभी एक टीम के सदस्य होते हैं, सभी लोग बराबर होते हैं, लेकिन जो ग्रुप लीडर होता है उसका एक अहम जिम्मेदारी होती है कि जो भी उसके साथी हों, जो भी उसके मित्र हैं, जो भी उसके सदस्य हैं उसके ग्रुप में, अगर वो बीमार होते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो उनको उनको जो है ख्याल रखना और सबके लिए खाने की व्यवस्था करना, ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये जो है जरूरी होता है ग्रुप लीडर के लिए। ठीक है, तो ये सही है। फिर है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी एक ग्रुप लीडर का काम होता है। अगर कोई आपके टीम में किसी को आपने टीम लीडर या ग्रुप लीडर बनाया है अपने ग्रुप का, तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आराम करना है, उसके लिए अच्छी जगह ढूंढना ग्रुप लीडर का जिम्मेदारी होता है। ठीक है, तो ए आपका सही था। ठीक है, यानी यहाँ पे जो सही था वो आपका ए सही था, डी सही था और ई। ठीक है, ए डी ई, यानी कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, लेकिन सबसे ज्यादा दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है। यह विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है? क्वेश्चन आपको घुमाता है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आपके जो आप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इससे ज्यादा भी घुमाने वाले क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3-3, 4-4 लाइन देखने को मिलेंगे कि आप पढ़ते रहें, आपका पढ़ने में ही टाइम चला जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो हिंदी अच्छी पढ़ लेते हैं, एक बार में उनको चीज़ें समझ में आ जाती हो, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग आज भी हैं कि जब सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक आता है तब वो पढ़ने बैठते हैं और उसके पहले पढ़ाई कर नहीं रहे होते हैं, तो वो हिंदी भी शुद्ध नहीं पढ़ पा रहे होते हैं। ठीक है, 4 लाइन में उनका जो है क्वेश्चन दिया होता है तो उसको टाइम लगता है, पढ़ने में ही उनका टाइम चला जाता है। तो वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बड़े होते हैं, ना सिर्फ ईवीएस में बल्कि आपका सारे सब्जेक्ट में, चाहे वो सीडीपी हो, ईवीएस हो या फिर जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं। तो इसलिए जो है ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पीवाईक्यू होते हैं उनको सॉल्व करें, ताकि देखें कि इससे पहले का जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा आया है। ठीक है,
तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रख के चलिए कि आप जो क्वेश्चन है वो एक लाइन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि एक लाइन में क्वेश्चन आ जाए और सारे ऑप्शन आपके नीचे दिए हों। और ऑप्शन भी आपको मिलते हैं, जैसे पेडागोजी होता है, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप पेडागोजी सॉल्व करेंगे पेपर में या फिर जो आपका प्रीवियस ईयर का जो भी है, जहाँ जो आपका भी हुआ था 2000 जो अभी जनवरी में हुआ था, अगर उसका भी उठा के देखते हैं तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो सब्जेक्ट का पेपर हो या फिर पेडागोजी हो, सभी में टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक लाइन के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपको बड़े देखने को मिल सकते हैं, ऑप्शन बड़े देखने को मिल सकते हैं, घुमाने वाले देखने को मिलेंगे। आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना है, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ आपको सॉल्व करना है, ताकि चीज़ें आपकी जो है एक हैबिट बन जाए कि इस तरीके से आपको ज़्यादा जल्दी पढ़ना है, ताकि जो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ दिया है कि भारत में सबसे गति तेज से चलने वाली ट्रेन जो है, यानी सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है वो गतिमान एक्सप्रेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा दूरी जो है वो विवेक एक्सप्रेस तय करती है। यह जो विवेक एक्सप्रेस है वो कहाँ तक चलती है, यानी कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये आपको क्या करना है, बताना है। क्या ये डिब्रूगढ़ से मुंबई चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है, या फिर जम्मू से कन्याकुमारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो विवेक एक्सप्रेस है ये आपको बताना है। यहाँ गतिमान एक्सप्रेस को तो डिस्क्राइब किया गया है कि सबसे तेज गति से चलती है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो विवेक एक्सप्रेस से पूछा गया है कि जो विवेक एक्सप्रेस है वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। तो ये जो विवेक एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये डिब्रूगढ़ से मुंबई नहीं चलती, बल्कि जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। कहाँ से, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, इसलिए जो है ये सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। तो ध्यान रखना है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी कौन सी विवेक एक्सप्रेस चलती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कन्फ्यूजन वाले। ठीक है, अलबरूनी जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा पूछा जाता है। अलबरूनी कौन है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया भी है। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आप देख सकते हैं अलबरूनी कौन है, उनसे संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, याद दिया है कि जो अलबिरूनी है, कई बार आपको अलबरूनी देखने को मिलेगा और कई बार आपको अलबिरूनी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, इसमें दिया है कि जो अलबिरूनी है वो कौन था, क्या वो अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया था? बिल्कुल नहीं, ये हमारे देश मेवों के जो बाजार होते हैं उसका अध्ययन करने नहीं आया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा कि वह उज्बेकिस्तान का था, बिल्कुल सही। जो है ये है था आपका अलबिरूनी, वो कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी, ये भी सही है, उसने किताब भी लिखी थी हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। इसने यानी जो अलबिरूनी है वो उज्बेकिस्तान का यात्री था, सबसे पहले तो यही सही है। दूसरा कि उसने एक किताब लिखी थी और किताब में हमारे देश यानी भारत देश के इतिहास के बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो उनकी किताब आप पढ़ सकते हैं। अगर आप उनकी किताब पढ़ते हैं तो आप भारत देश के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो यात्री था उस टाइम पे उसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नई नई चीज़ें देखी, तो जो भी चीज़ें उसने देखी तो एक किताब में उसने लिख डाला था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सी नंबर दिया है कि वह एक यात्री था, यात्री तो था ही, जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया, ये भी गलत। इसका जो है सही ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है जिसे पोचमपल्ली कहते हैं। ठीक है, पोचमपल्ली से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है जो पोचमपल्ली है ये गांव है। ठीक है, तो पोचमपल्ली क्या है, एक गांव है, वहां पर एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई की जाती है, उसे क्या कहते हैं, पोचमपल्ली कहते हैं। यह कहाँ किस राज्य में है ये बताना है। क्या ये आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, या फिर है कर्नाटक में? तो ये जो पोचमपल्ली गांव है जहाँ पे एक विशेष प्रकार की कपड़े की बुनाई की जाती है जिसे पोचमपल्ली कहते हैं, यानी इस बुनाई के नाम पर ही शायद पोचमपल्ली गांव का नाम पोचमपल्ली पड़ा है। ये कहाँ पे है, तो ये है आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, किस राज्य में, तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम पोचमपल्ली है, वहाँ पर जो कपड़े की बुनाई की जाती है उसका नाम ही पोचमपल्ली, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय सारणी में कौन सी जानकारी होती है, यानी जो ट्रेन की समय सारणी होती है, क्योंकि यात्रा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अपना टॉपिक भी है यात्रा से संबंधित जो कि आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया है।
समय सारणी यानी जो यात्रा से संबंधित जो समय सारणी दी गई होती है, चाहे वो आपका बस स्टॉप हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पे कौन कौन सी जानकारी होती है ये बताना है। क्या वहाँ पे जो समय सारणी होती है उसमें जो है स्टेशनों की दूरी होती है, तो बिल्कुल सही, उसमें स्टेशन की क्या होती है, दूरी होती है। परिवहन रूट का विवरण भी होता है, यानी किस किस रूट से जाएगा परिवहन वो भी दिया होता है। यात्रा के दौरान आने वाले जो विभिन्न स्टेशन होते हैं उनके नाम भी दिए होते हैं, यानी ये सभी चीजें क्या होती है, सभी इंफॉर्मेशन किस में होती है, समय सारणी में दी गई होती है। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किस माध्यम से दे सकते हैं? पहला कि आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें, बिल्कुल सही। अपना अगर पर्सनल लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए एक गांव में 50 लोग हैं, 50 लोग जो है 4 व्हीलर लेके जाते हैं तो कितना ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा। वहीं पे अगर एक बस चलती है, उस गांव से निकलती है और एक ही बस से अगर 50 लोग जो है सफ़र करते हैं तो वहाँ पे वायु प्रदूषण कम होगा। तो आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है उससे थोड़ा सा निजात मिल सकती है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा कि अक्सर घर से बाहर जाने से बचे, ये नहीं हो सकता भाई, कोई ना कोई तो जो है काम पड़ ही जाता है बाहर निकलने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो आप सार्वजनिक यातायात का जो है यूज करें, जो कि सरकार द्वारा चलाई जाती है। तीसरा है कि व्यक्तिगत वाहन आदि नहीं रखें, जैसे स्कूटर, कार आदि। और डी नंबर है कि पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच कराएं। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो सबसे उपयुक्त है वो ये है कि आने जाने के लिए अगर आपको आने जाने की ज़रूरत है तो आप सार्वजनिक जो साधन होते हैं, जो यातायात होते हैं, उनका जो है प्रयोग करें। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि सबसे उपयुक्त है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका पश्मीना शॉल से पूछा जाता है। पश्मीना शॉल जो है क्या है? पश्मीना शॉल जो है वो लगभग यानी कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में कितने समय का जो है कितने घंटे का समय लगता है। पश्मीना शॉल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार यही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक जो पश्मीना शॉल होता है, जो कि एक विशेष प्रकार की जो भेड़ होती है, जो बकरी कह ले, उसके बालों से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये लगभग कितने स्वेटर के बराबर होती है, ये आपको बताना है। क्या ये 10 स्वेटर के बराबर होती है और 250 घंटे का समय लगता है? तो 250 घंटे का तो समय लगता है, लेकिन 10 जो है स्वेटरों के बराबर नहीं होती है, बल्कि 6 स्वेटर के बराबर होती है या फिर 6 सालों के बराबर होती है और 250 घंटे का समय लगता है। यानी जो एक पश्मीना शॉल है उसको बनाने में, क्योंकि ये जो है कोई मशीन द्वारा नहीं बनाई जाती, इसको जो है जो व्यक्ति होते हैं वहाँ के वही बनाते हैं, इसके लिए कोई मशीन नहीं है, तो इसको बनाने में जो है काफ़ी समय लगता है। कितना लगता है? 250 घंटे का समय लगता है। और कितने स्वेटर या कितने शॉल के बराबर होता है? तो यहाँ के यानी कि एक जो है अगर एक पश्मीना शॉल है तो उसकी गर्माहट जितनी अकेले की होगी उतनी 6 स्वेटर अगर आप पहनते हैं, 6 शॉल ओढ़ते हैं, तब उतनी गर्माहट उसमें आएगी। तो जो पश्मीना शॉल होता है वो 6 साधारण स्वेटरों के बराबर या साधारण शॉल के बराबर होता है और इसको बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। ध्यान रखना है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल बेरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था, यह भारत किसके साथ आया था? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में कि जो अल बेरूनी था वो भारत आया था यात्रा पर, तो किसके साथ आया था? क्या ये मोहम्मद गोरी के साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था, मेगास्थनीज के साथ आया, किसके साथ आया था? तो उज्बेकिस्तान आया था, सॉरी अल बेरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान से का निवासी था या उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ आया था? भारत आया था। किसके साथ आया था? तो ये आया था महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी। और मोहम्मद गोरी में याद रखना है महमूद गजनवी है, गजनवी से आपको याद रखना है, ठीक है, कि किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक ऐसे गांव का नाम जिसका नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। उस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। वह गांव किस राज्य में है? यानी जो एक खेजड़ी का पेड़ है ये जो है किस राज्य में पड़ता है? सिंपल सा आप जो है ये समझ सकते हैं, ठीक है। जो खेजड़ी का पेड़ है, खेजड़ी के पेड़ के वजह से ही उस गांव का नाम जो है खेजड़ी पड़ा है। तो वो ये कहाँ पे है, किस राज्य में है? क्या ये उत्तरांचल में है, राजस्थान में है,
उत्तर प्रदेश में है या फिर महाराष्ट्र में है। तो ये जो खेजड़ी का पेड़ है या फिर खेजड़ी का जो गांव है वो कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान में। राजस्थान में जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना है कहाँ पे है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती कैसी खेती होती है। झूम खेती से भी आपका 1 नंबर हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, झूम खेती जो होती है वो कैसी होती है। वैसे इसका जो हमने थ्योरी डिस्कस किया हुआ है, सारे टॉपिक का वैसे हम लगभग थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या ये जैव खेती होती है यानी जैविक खेती होती है, या फिर काट और दग्ध खेती होती है, या फिर कीटनाशक का सीमित उपयोग होता है, या फिर रासायनिक खाद का सीमित उपयोग होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि झूम खेती होती क्या है। झूम खेती के बारे में वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ बता देते हैं कि जो झूम खेती होती है वो ऐसी खेती होती है जिसमें जो है एक जैसे मान लीजिए जंगल नुमा होता है जमीन या स्थान होता है, उसको क्या करते हैं, इसमें जो भी पेड़ उगे होते हैं उसको काट दिया जाता है। उसके बाद जो भी उसके अवशेष होते हैं उनको जला दिया जाता है। उसके बाद बिना किसी ट्रैक्टर ट्रॉली या किसी बैल से इसको जुताई नहीं की जाती है, यानी कि किसी भी उपकरण से इसकी जुताई नहीं की जाती है। उसके बाद इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, बीज बो देते हैं। ठीक है, बीज उगाता है, जब तक इसमें उर्वरा बनी रहती है तब तक इसमें खेती करते हैं। जब उर्वरा शक्ति जो होती है वो नष्ट हो जाती है तो इस जमीन को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जमीन तलाश करते हैं, फिर वहां पे वही प्रोसेस करते हैं। जो भी पेड़ पौधे जो है उगे होते हैं उनको काटते हैं, फिर जो भी वहां पे पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे सूखने के बाद उनको जला देते हैं, फिर डायरेक्ट बीज बो देते हैं बिना जुताई किए। ठीक है, तो ये होती झूम खेती। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो झूम खेती जैव खेती तो होती नहीं, वहाँ पे कोई जैविक जो है दवाइयाँ या खाद तो डाली नहीं जाती हैं, उसमें डायरेक्ट जो है बीज बो दिया जाता है। तो ये क्या होता है, ये काट और दग्ध खेती होती है। तो उसको सबसे पहले काटा जाता है, यानी जो भी पेड़ पौधे उसमें उगे होते हैं चाहे छोटे हों बड़े हों उनको काट दिया जाता है। उसके बाद उसको जला दिया जाता है, फिर उसमें डायरेक्ट बीज बो दिया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरीके की जो खेती होती है झूम खेती, इसमें किसी भी प्रकार की कीटनाशक दवा, रासायनिक खाद या जैविक खाद किसी चीज का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो सिनकोना पेड़ है उसका कौन सा भाग जो है वो उपयोगी होता है और उसका उपचार के लिए जो है यानी मलेरिया के उपचार के लिए उसका उपयोग किया जाता है। क्या वो जड़ है, यानी सिनकोना पेड़ का क्या जड़ है, छाल है, पत्ता है या फिर बीज है। तो आप सभी को पता होगा जो सिनकोना पेड़ है उस पेड़ की जो छाल होती है उसका उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है, सिनकोना पेड़ की छाल का, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन का बालक के विषय से क्या, बालक के भविष्य से क्या संबंध है। इस तरीके के जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेडागोजी भी डिस्कस करने वाले हैं 2 से 3 दिन में, तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी क्योंकि 15 नंबर का पेडागोजी भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है। पहला क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन जो है वो है कि बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण के रूप में ही जीवन यापन करेगा, बिल्कुल सही। दूसरा दिया है कि पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा, जी नहीं। बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा, जरूरी नहीं है। बालक के भविष्य में पर्यावरण का कोई संबंध नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस आयु का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है। यानी कौन से एज का जो बच्चा है वो पर्यावरण में जो होने वाली घटनाएं होती है उसमें तो जिज्ञासा रखता है, रुचि रखता है जानने के लिए, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में वो समझ नहीं पाता। सिर्फ जानने की उसको उत्सुकता रहती, जिज्ञासा रहती है, लेकिन उसकी जो अवधारणाएं होती है उसको समझ नहीं पाता है। किस एज का बच्चा होता है, क्या वो 5 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, या फिर 4 से 5 वर्ष का होता है, या फिर 1 से 5 वर्ष का, या फिर 1 से 2 वर्ष का। तो ऐसा बालक जो पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जो है जो जिज्ञासा होती है उसमें जिज्ञासा तो रखता है, यानी जो पर्यावरण से संबंधित जो घटनाएं होती है उसको जानने में जिज्ञासा तो रखता है, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझ नहीं पाता। वो किस एज का बच्चा होता है, तो वो होता है आपका 5 से 7 वर्ष का बच्चा। यानी 5 से जो है 7 वर्ष की एज का जो बच्चा होता है वो पर्यावरण में होने वाली जो घटनाएं होती है उसमें जिज्ञासा रखता है, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते, ऐसा क्यों। जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं वो मानसून से प्रभावित ही नहीं होते, ऐसा क्यों होता है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं इसलिए, या फिर ठंडे रेगिस्तान में मौसम गर्मी में गर्म और ठंडी के मौसम में सर्दियां अधिक होती हैं,
या फिर ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत कम होती है, या फिर जो है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तो आप सभी को पता है जो ठंडा रेगिस्तान होता है, जो लद्दाख का एरिया होता है, वो क्या होता है, वो उसको जो है ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पे जो लद्दाख जैसा एरिया होता है वो रेगिस्तान जो होता है, यानी जिसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, लद्दाख का जो एरिया होता है वो हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मानसून होते हैं वो प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। इनमें से आप छात्र और छात्रों को कौन सी गतिविधि या गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? निगेटिव बताना है, यानी कि उसको आप मना करेंगे। ईवीएस शिक्षक के रूप में अगर आप ईवीएस के एक टीचर हैं, आप छात्रों को चिड़ियाघर जाने की योजना बनाते हैं, आप सोचते हैं कि आप बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने ले जाएं, लेकिन आप जाने से पहले बच्चों को समझाते हैं और कौन सी एक्टिविटी है जो उसको करने से आप मना करते हैं कि आप वहाँ जाएंगे तो, लेकिन आपको ये एक्टिविटी वहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि कहीं ले जाएंगे टूर पे तो कुछ चीज़ें तो बच्चों को समझाएंगे ही। तो कौन सी चीज़ें आप मना कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला है कि चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे, तो ये तो कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। दूसरा है कि चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताब अपने साथ ले जाना, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। तीसरा है कि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, ये आप मना कर देंगे बच्चों को, क्योंकि चिड़ियाघर अगर आप जाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप चिड़ियाघर जाने के लिए बच्चों वहाँ के जो जानवर उनको खाना खिलाने के लिए बहुत सारा खाना आप यहाँ से घर से भर के लेके जाएंगे। ये ऑप्शन क्या है, ये निगेटिव है, ये आप मना कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है कि चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना, ये भी सही है, क्योंकि ये तो और अच्छी बात है, ये एक्टिविटी तो बच्चा कर ही सकता है कि मान लीजिए शेर है तो वो कौन सा जानवर खाता है, कहाँ से आता है, हिरन है तो कौन सा वो जो है भोजन करता है, और जो भोजन करता है वो आता कहाँ से है, क्या वो शाकाहारी है, मांसाहारी, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन जो चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना, ये जो है उचित नहीं होता, ये आप बच्चों से मना कर देंगे कि आप चिड़ियाघर चलेंगे तो हमारे साथ हम आप सभी को लेके जाएंगे, लेकिन आपको खाना बहुत सारा अपने घर से लेके नहीं जाना है। नॉर्मल छोटा मोटा जैसे मूंगफली वगैरह है आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारा खाना ले जाना क्या होता है, इसको आप अवॉइड करेंगे। तो यही ऑप्शन निगेटिव है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या हो सकता है? स्वच्छता पर एक व्याख्यान देना, बिल्कुल नहीं, अगर भाषण देने से चीज़ें सही हो जाए तो रोज भाषण ही दिया जाए, गलत है। स्वच्छता के लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना, कहानियाँ सुनाने से भी नहीं काम चलने वाला है। तीसरा है कि बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना, बिल्कुल सही। सबसे पहले आप बच्चों को ही सिखाएं कि आप अपनी शरीर की सफाई किस तरीके से करेंगे, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अपने आदत में डालना होगा, ये सब सारी चीज़ें बताएंगे और एक्टिविटी के माध्यम से बताएंगे तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा, तो ये सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गतिविधि अगर एक शब्द देख लेंगे तो इसको भी देख के आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे एक्टिविटी की बात हो रही, गतिविधि की बात हो रही, ये अपने आप में एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है, पॉजिटिव चीजें होती हैं, इनको देख के आप आसानी से क्वेश्चन को सही लगा सकते हैं। फोर्थ है कि स्वच्छता पर व्याख्यान देना, व्याख्यान देना हमने कहा ये निगेटिव होता है, चाहे यहाँ पे भी व्याख्यान था, गलत होगा। कहानी सुनाना भी आपका निगेटिव होता है, ये भी गलत होगा, ये देख के ही आप काट देंगे तो आसानी से आपको आंसर सही निकल के आ जाएगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है, ठीक है, पर्यावरण जो है मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। दूसरा है कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही, जो पर्यावरण अध्ययन है उसको जो है प्राथमिक लेवल पे ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसमें जो है यानी पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। पर्यावरण जो है मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है, ये आपको पता है। और दूसरा जो पर्यावरण अध्ययन है उसको प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे के दिमाग में चीज़ें पता हो, चीज़ें वो जागरूक रहे कि हाँ पर्यावरण होता क्या है, उसको जो है स्वच्छ कैसे रखना है, हमको उसके साथ कैसा बिहेव करना, सारी चीज़ें उसको पता हो बचपन से ही। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, मतलब ए और बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ईवीएस में, ठीक है।
क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं इसका मतलब यही है कि आपको ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने में नहीं मिलेंगे। यानी ईवीएस में तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है और एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक दिए हैं बहुत ही ईजी दिए हुए हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया, अपने जो है अपने ही चैनल पे जितनी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके हम थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर थे जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे थे, तो वो भी डिस्कस करना जरूरी था, वो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।